अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यस स्पोकन इंग्लिश प्रोडक्शन। आज मियाँ चैनल सीरियल का डे 2 है और आज दो चीज़ें न्यू हैं इसमें। नंबर 1, द नेचर ऑफ द पीपल, लोग किस किस किस्म के होते हैं, किन इकसाम के होते हैं। और दूसरा एक डायलॉग है जिसको परफॉर्म किया गया है मैंने और अरूसा ने। और उसी डायलॉग का जो लास्ट में है वो ये है कि आप और मैं यानी हम दोनों, यानी जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप भी इसको प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे। कैसे कि एक लाइन मैंने पढ़ी, दूसरी का मैंने गैप दिया कि वो आप पढ़ें, उसकी प्रोनाउंसिएशन का तरीका भी बताया। तीसरा एक इसमें एक स्टोरी भी ऐड की गई है प्रोनाउंसिएशन के लिए। और इसमें मज़ीद क्या कुछ है साइलेंट लेटर्स के अलावा, देखिए इस सीरियल में। सीरियल नंबर 2, स्पीक इंग्लिश इन 45 डेज। दिस लेक्चर इज़ पब्लिश बाय। आज के हमारे पास लेसन प्लान आप लोगों के लिए डे 2 का जो है वो वेन्यू है यूज़ ऑफ हैव, हैज़, हैड, and then we are going to do the silent letters, and also we have another recipe for you that is forms of verbs. and जो आज की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है the nature of the people, लोग किन इकसाम के होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनकी अच्छाइयाँ उनकी बुराइयों के बारे में, और उनके रंगों, नस्ल और शक्ल शुबाहत के बारे में। इसी तरह हम आपको बताएंगे how to build a sentence, and also an idiom of the day and word of the day, along with dialogue number 2 asking about location. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इडियम है, वो है बिल्डिंग कैसल इन द एयर। बिल्डिंग कैसल इन द एयर, ख्याली पुलाव, यानी सोचते रहना, वो ऐसी चीज़ें सोचना जो अभी वक्त ना हो। जैसे अभी मुर्गी के अंडे हैच नहीं हुए, उनको पहले बच्चों को गिनना शुरू कर देना। अब इसी तरह हवाई के लिए तमीर करना भी हम इसको कह सकते हैं, लंबी लंबी सोचना जिन पे अमल ना किया जा सके। तो बिल्डिंग कैसल इन द एयर, इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आप भी सुनिएगा। और इसकी प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से मैं आपको प्रोनाउंस करके भी बताता हूँ, मैं इसकी ट्रांसलेशन नहीं करूँगा। तो स्टोरी ये है बिल्डिंग कैसल इन द एयर में। Once a farmer had a daughter. She was imaginative. One day her father gave her an earthen pot full of milk. She was to take it to market for selling milk. She put it on her head and went to market. One day on the way her imagination started working. उसके जहन ने काम करना शुरू कर दिया, उसको ख्याल आने शुरू हो गए। She thought there would be a great rush of buyer. Her milk would be sold out in no time, and it would bring her a lot of money. With that money, her father would deal in cotton. She felt that after a few months, he would become very rich. He would then receive many offers for her marriage. Her mother asked her to marry with a rich and handsome young man. She was tossed her head. As she tossed her head and said she would refuse like that. जैसे ही उसने इनकार करते हुए कि मैं वो रिश्ता नहीं करूंगी, उसने जैसे ही सर को हिलाया, as soon as she tossed her head, the earthen pot fallen down and it broke into pieces. The milk was all spilled on the ground. She returned full of great grief. All her hopes were dashed to the ground. इखलाकी सबक है, do not count chicken before they are hatched. तो ये था, उसने ख्याली पुलाव पकाया ना कि वो अभी दूध लेके जा रही है, उसको बेचेगी, लोगों का रश होगा, मार्केट में इतने पैसे मिलेंगे, मैं अपने अब्बा को दूंगी, वो कॉटन का काम शुरू करेंगे और उससे मेरे अब्बा अमीर हो जाएंगे। फिर वो मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढेंगे, लोग रिश्तों के रिश्ते लेके आएंगे, जो अमीर होगा उससे मैं शादी करूँगी। लेकिन मैं फिर भी इनकार कर दूँगी। इनकार करने के लिए उसने जैसे ही सर को झटकाया, उसके सर पे जो घड़ा था या कोई मिट्टी का बर्तन था दूध भरा, वो गिरा और सारा मिल्क स्पिल्ट हो गया और उसके सारे जो थे ग्राउंड में डैश हो गए खाब। तो मॉरल लेसन है, डू नॉट बिल्ड द कैसल इन द एयर, डू नॉट काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये होमवर्क भी है स्टूडेंट के लिए इस डे का कि आप ये मुझे ग्रुप में रिकॉर्ड करके सुनाइएगा। इसी तरह प्रोनाउंसिएशन के हवाले से वर्ड है, पहली लाइन में डॉटर, डॉटर, सेकंड वर्ड है इमेजिनेटिव, और थर्ड वर्ड दूसरी लाइन में जाइए, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कौन सा है, मार्केट, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज
lot of। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है lot of। cotton, cotton। ओके, लास्ट टाइम इसको प्रोनाउंस कर दूं, शुरू से सुनिएगा। Once a farmer had a daughter. She was very imaginative. One day her father gave her an earthen pot full of milk. She was to take it to the market for selling milk. She put it या फिर she put it। इसमें आप टी साइलेंट भी कर सकते हैं, put it भी कह सकते हैं, या फिर या टी को आई टी से मिला के put it भी कह सकते हैं। जैसे she put it on her head and went to market. On the way, her imagination started working. She thought that there would be great rush of buyer. Her milk would be sold out in no time, and it would bring her a lot of money. With that money, her father would deal in cotton. She felt that after a few months, he would become rich. She or he would become very rich. He would then receive many offers to her marriage. Her mother asked her to marry with a rich and handsome young man. She tossed her head and said she would refuse like that. As soon as she tossed her head, the earthen pot fell down and it broke into pieces. The milk was all spilled on the ground. She returned full of great grief. All her hopes were dashed into the ground. The moral: do not count chicken before they are hatched. Loves cotton, loves chicken, loves button, loves mitten, kitten। ये इस तरह के है कि टी को एन से मिला के, एन से ये कभी आपको प्रोनाउंसिएशन का साउंड बताऊंगा। बहरहाल कॉटन, बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। यही बिल्डिंग कैसल इन द एयर बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एक मशहूर सी कहावत थी, उसी की कहानी थी जिससे मॉरल लेसन मिलता है। अब इस स्टोरी को सुनाने के दो मकसद है, एक तो प्रोनाउंसिएशन में निखार लाना, और दूसरा मुझे आप सुने जिससे आपके कुछ प्रोनाउंसिएशन के रूल्स जो हैं आप तक इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। Once a farmer had a daughter. She was very imaginative. One day, her father gave her an earthen pot full of milk. She was to take it to market for selling milk. She put it on her head and went to market. On the way, her imagination started working. She thought there would be great rush of buyer. Her milk would be sold out in no time, and it would bring her a lot of money. With that money, her father would deal in cotton. She felt that after a few months, he would become rich. After a few months, he would become very rich. He would then receive many offers for her marriage. Her mother asked her to marry with a rich and handsome young man. She tossed her head and said that she would refuse like that. As soon as she tossed her head, the earthen pot fallen down, and it broke into pieces. The milk was all spilled on the ground. She returned full of great grief. All her hopes were dashed to the ground. Do not count chicken before they are hatched. Word chicken, word cotton, chicken, kitten, mitten, button. The second idiom is the same as the last one, but the meaning is different. खुशी से पाँव न लगना, building castle in the sky। पहला था building castle in the air, जिसका मतलब था ख्याली पुलाव पकाना, लेकिन ये है खुशी से पाँव न लगना, खुश हो जाना, हवाओं में होना। building castle in the sky, she is building castle in the sky। उसके तो खुशी से पाँव भी नहीं लग रहे। ये भी वही है, हवाओं में होना। दिया मिर्जा ने कहा था ना कि आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज मुझे इतनी खुशी मिली है। वॉक ऑन एयर, शी इज बिल्डिंग कैसल इन द स्काई, या फिर शी इज वॉकिंग ऑन एयर, ये दोनों सेम है, वो तो हवाओं में है आज। ऑलराइट, आज हमने तीन इडियम्स के, बिल्डिंग कैसल इन द एयर, बिल्डिंग कैसल इन द स्काई, वॉक ऑन एयर।
वर्ड ऑफ द डे हमारे पास एब्निगेशन। एब्निगेशन होता है रिजेक्ट करना, परहेज करना, छोड़ देना। अब हम कई चीज़ों से परहेज करते तो हैं, लेकिन हमारा इनकार करने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेक्रीफाइस करें, एक मदर होती है वो सेक्रीफाइस करती है, किसी चीज़ को छोड़ देती है ना। फॉर एग्जाम्पल, खाने के लिए 5 लोगों का राशन है लेकिन घर में 7 अफराद है, तो माँ क्या करती है? एब्निगेट करती है, रिजेक्ट कर देती है। तो एब्निगेट उसके लिए निकला है। वैसे तो रिजेक्शन वर्ड भी है इनकार करने का, बट एब्निगेट होता है सैक्रिफिशियली तौर पे इग्नोर करना, अवॉइड करना, रिजेक्ट कर देना कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। इमोशनली भी कह सकते हैं, और आप इसको सैक्रिफाइसिंग लेवल पे भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मदर we have silent letter that is C। C को साइलेंट करना है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं प्रोनाउंस करने के हवाले से। शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक दो बार इसको प्रोनाउंस करूँगा। द फर्स्ट वर्ड इज obsess। obsess, ascend, ascend, ascent, ascent, conscience, conscience, conscious, conscious, crescent, crescent, descent, 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 disciple, disciple, fascinate, fascinate, fluorescent, fluorescent, incandescent, incandescent, isosceles, 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 luminescent, luminescent, miscellaneous, miscellaneous। थोड़ा सा पिछले दिन पे हमने जो पहले दिन में किया था सेंटेंस बिल्डिंग के हवाले से हल्का सा फिर सुन ले कि फिक्रे में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी SVO से ही फिक्रा होता है। कोई भी फिक्रा इन तीनों के बगैर नहीं होता। इन तीनों की मौजूदगी से एक फिक्रा बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो बिगिनर है उनको बताता चलूँ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो फिक्रे में स्टार्टिंग के तौर पे आए, काम करने वाला हो, जिनसे काम लिया जाए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नाम, ये सब्जेक्ट होते हैं जो फिक्रे के शुरू में होते हैं, और इन्हीं से ही फिक्रा शुरू होता है। ये फाइल भी कहलाते हैं, प्रोनाउन भी कहलाते हैं, सब्जेक्ट भी कहलाते हैं। इसी तरह वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। वर्ब काम क्या कर रहा है, वो जो सब्जेक्ट है उसका क्या काम है, वो क्या कर रहा है, किस दिन कर रहा है, कब कर रहा है और क्या काम कर रहा है। पहले मैंने बताया था ना कि वर्ब फिक्रे में एक काम होता है जिससे पता चलता है कि काम क्या हो रहा है और किस दिन हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, यानी ज़माने का भी वर्ब से ही पता चलेगा। इसी तरह मैंने आपको रिपीट किया था, सब्जेक्ट फिक्रे में जो काम करने वाला हो, जैसे ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट पर मुश्तमिल होता है, जैसे मैं, तुम, वो। सिमिलरली वर्ब क्या होता है, काम होता है कि कब आया, कब गया था, यानी कब और क्या, 2 चीज़ें, कब और क्या, यानी क्या हुआ और वो काम कब हुआ, इस ज़माने से पता चलता है। ऑब्जेक्ट बहुत सी चीज़ों पे मुश्तमिल होता है कि जैसे काम क्या हो रहा है, उसके बाद रहा है कहाँ पर, किस जगह, किस वक्त, किस दिन। ये चीज़ें आपकी क्लियर है? इफ़ यू हैव क्लियर दिस, तो फिर हम अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। आज का जो मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों को बताने के लिए, जिसका हमने पोस्टमार्टम करना है, वो है हैव, हैज, हैड। बिल्कुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, लेकिन पहले मुख्तसर सी बात सुन ले कि हैव, हैज, हैड को 2 जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 एज अ हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 एज अ वर्ब। वर्ब के तौर पे जब इस्तेमाल किया जाए वो तो बात ही आसान है कि हम जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होता है रखना। जैसे मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, मेरे पास पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। तो ये तो आप इस्तेमाल इसको ज़रा साइड पे कीजिए, लेकिन हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। इसको अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो हम इससे पूरे के पूरे टेंसेस कर सकते हैं। कौन से वाले? परफेक्ट टेंस वाले। परफेक्ट टेंस से मुराद कि जिसमें चुका है, चुका था, चुका होगा वाला फिक्रा आए। जैसे मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका था, मैं आ चुका हूँगा।
वो आ चुका है, वो आ चुका था, वो आ चुका होगा। वो आया हुआ है, वो आया हुआ था, वो आ चुका होगा। यानी 3 टेंसेस हम कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो हम इसी से अगर 3 टेंसेस सीख लें तो क्या मजाल है हमें किसी टेंस की सीखने की ज़रूरत पड़े। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम हैव हैज हैड को थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीज़न ही यही है कि हम कभी भी सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूँ आई गॉन, ही गॉन, शी गॉन, दैट्स रॉन्ग, ये गलत होगा। मुझे हैव हैज हैड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मुझे सेंस का पता चले कि मैं आ चुका हूँ, आ चुका था या आ चुका हूँगा, राइट। यानी हूँगा या हूँगा, इन तीनों को जांचने के लिए हमें हैव हैज हैड की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे अल्फाज में हम हैव और हैज़ को प्रेजेंट ज़माने में परफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हैड को हम पास्ट में परफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी का इस्तेमाल। हैव और हैज़ का इस्तेमाल हम आई वी यू दे के लिए इस्तेमाल करेंगे और हैज़ का इस्तेमाल ही शी इट और नाम के लिए, हैड का इस्तेमाल गुजरे हुए ज़माने के सब सब्जेक्ट्स के लिए। इसी तरह ये भी यहीं पे सिमिलरली इस्तेमाल होगी कि हम इनका इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसको एज एन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आपको बताते चलें। अगर हमने हमारे फ़िक्रे में एक मकसद हो, मौजूदा ज़माने में हमने कोई काम मुकम्मल कर लिया है, हम आ चुके हैं, वो खाना खा चुका है, हमने चाय पी ली है, हमने सब कुछ सुन लिया, बस हमने सब कुछ सुन लिया। तो इसमें क्या था, परफेक्ट हो गया, कुछ कोई काम मुकम्मल हो चुका है मैंने कहा था नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक टॉपिक पे हैं और हैज़ पे। अब इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, क्या क्या भला, एक तो हमें हैव और हैज़ चाहिए और दूसरा हमें थर्ड फॉर्म चाहिए जो आपने काम किया उसकी। मैंने पहले भी बताया था ना कि हैव हैज़ हैड और फॉर्म से ही, वर्ब से ही पता चलता है कि ज़माना कौन सा है, काम क्या हो रहा है और किस वक्त हो रहा है। फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला इस पे नज़र दौड़ाएं तो आई वी यू दे के लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू दे क्या है, फाइल हजरात, ये शुरू में इस्तेमाल होते हैं फ़िक्रे के। इनके साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म हम बगैर विदाउट हैव हैज़ हैड के इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली ही शी इट नाम, इनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल और साथ में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटर पे आएँ तो हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे, हैज़ का इस्तेमाल जो है वो ही शी इट नाम के साथ होता है। आपकी ये चीज़ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। फार्मूला गौर से देखिएगा, बड़ा फैसिनेटिंग से तरीके से लिखा हुआ है, हम इसी से ही आज ही फ़िक्रे बनाना शुरू कर देंगे। सब्जेक्ट्स आई वी यू दे प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, नज़र दौड़ाएं, ऑब्जेक्ट में डे भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, प्लेस भी आ रहा है, विद भी आ रहा है। फ़िक्रे की नोयत सुने, फ़िक्रा एक तो होता है ये जो आई वी यू दे ही शी इट नाम लिखा हुआ है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज़, एक होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो लास्ट होता है वो होता है जो सब कुछ बचा कुचा फ़िक्रे का वो हम लास्ट पे डालते हैं। दिन हो जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, फ्राइडे, दैट डे, टाइम हो लास्ट टाइम, 2 o'clock, 3 o'clock, विद हो यानी कि किसके साथ, विद हैं, विद हर, होम, विद देम, विद फ्रेंड, प्लेस हो, स्कूल हो, स्टडी हो, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट में हम इसको लेके आते हैं। इसी चीज़ को ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया। तो इतना कुछ लिखने के बजाय अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता, वो था तो ठीक, शॉर्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें समझ नहीं आनी थी कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम इतना बड़ा है, अभी बहुत कुछ है, लेकिन इतना सा बता देना ही काफ़ी है कि जो फ़िक्र को नीट करके देखें कि आई वी यू दे ही शिट नाम प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, यही कुछ होता है कि हम वो लास्ट में लेके आते हैं, जैसे ऑलवेज, एवरी डे, यस्टरडे, लास्ट डे, पास्ट डे, टाइम में लास्ट टाइम, 2 o'clock, प्लेस। तो हम सबसे पहले आई का इस्तेमाल करते हैं, मैं जा चुका हूँ। जा चुका हूँ यानी मौजूदा ज़माने में मैं काम कर चुका हूँ, तो हम चुका हूँ के लिए हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव का क्यों करेंगे, क्योंकि आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। फिर हम थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। इस सेंटेंस में मैंने एक चीज़ का इजाफा किया, वो क्या, ऑब्जेक्ट का, स्कूल का, प्लेस का। तो लास्ट में लेके आया मैं ग्रीन में, उधर भी आप ग्रीन शेड देखें, इधर भी देखें, इधर आप आई का शेड देखें, हैव का देखें, गॉन का देखें। तो हम सेंटेंस के मुताबिक सही फिक्रा बना रहे हैं फार्मूला के मुताबिक।
I have gone to school. मैं स्कूल जा चुका हूँ. मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जा चुका हूँ. I have gone to school with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा चुका हूँ. I have gone to school with my friends. मैं अपने एक दोस्त के साथ स्कूल जा चुका हूँ. I have gone to school with my friend. तो क्या था? With me, with my friend, with him, with her, with them. तो वो लास्ट में आया. सब्जेक्ट जो मैं हूँ, मैंने शुरू में अपने आप को लेके, और आई के साथ हैव आता है या हैज़ आता है? हैव आता है. तो मैंने हैव का इस्तेमाल किया. फिर मैंने कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है? गो की थर्ड फॉर्म. सिमिलरली, वो आपको देख चुका है या उसने आपको देख लिया है. He has seen you. He has, he as a subject. फिर उसके बाद मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया. फिर थर्ड फॉर्म बेधड़क होके हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया. किसको देखा? आपको. क्या किया? देखा. कब देखा? हैज़ सीन, यानी देख चुका हूँ. अगर मैं यही कहना चाहूँ कि मैं देख चुका था, तो फिर हैड आइएगा. वेरी सिंपल. ही हैड सीन यू, आपको देख चुका था. उसने आपको देख लिया था. ही हैड सीन यू. वेरी सिंपल. बाज़ औक़ात ये भी कन्फ्यूजन होती है कि लिया था या गया था. आप डिपेंड करता है कि आपने अगर मौजूदा ज़माने में कोई काम कर लिया है तो हैव और हैज़ का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कीजिए. अगर गुजरे हुए ज़माने में कोई काम कर लिया था या कर चुके थे तो मकसद आपका वही है कि आप हैव और हैड का इस्तेमाल करें और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें. आपने उसको देख लिया है. यू हैव सीन हिम. अब इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? आप, यानी कि यू, तुम. क्या कर चुके हो? देख चुके हो. चुके हो के लिए हैव का इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म लगाई. याद रखिएगा, जब कोई काम मुकम्मल हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन थर्ड फॉर्म हम विदाउट हैव हैज़ हैड के मुकम्मल नहीं कर सकते. हैव का इस्तेमाल, हैज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि मौजूदा ज़माना है. और हैड का इस्तेमाल क्यों करेंगे? गुजरा हो. तो हैव हैज़ हैड से पता चला कि ज़माना कौन सा है, और थर्ड फॉर्म से पता चला कि काम मुकम्मल हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन हिम. आप उसे देख चुके हो. आपने उसको देख लिया है. यू हैड सीन हिम. आप उसे देख चुके थे, यानी आपने उसे देख लिया था. मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई होगी. तो हम आगे बढ़ते हैं. वो तो कब का चला गया है. ही हैज़ गॉन ऑलरेडी, यानी कब का तो एक वर्ड है जिसका मतलब है पहले से ही जा चुका है. कब का क्या मतलब है? कब का मतलब अगर मैं सवाल से पूछूं वो कब चला गया, यानी वो मैं सवाल पूछ रहा हूँ. When has he gone? अगर मैं कहूँ वो तो कब का चला गया, यानी पहले का, यानी एक मकसद था कब, उससे पहले का, तो ऑलरेडी इस्तेमाल होगा. और मैंने पहले भी आपको इलस्ट्रेट किया था ग्रीन कलर में. He has gone already. ये ऑलरेडी हम लास्ट पे देखेंगे जहाँ पे टाइम हो, डे हो, प्लेस हो. विद सिमिलरली स्कूल, स्टडिंग विद हिम, विद देम, विद हर. सिमिलरली ऑलरेडी का इस्तेमाल हमने ग्रीन शेड में इसीलिए किया क्योंकि लास्ट में आ रहा है. तो कभी भी ऑलरेडी को अगर आप शुरू में इस्तेमाल करें तो उसमें हैज़ का प्रॉब्लम बन जाएगा. जी यहाँ पे हैज़ आ रहा है, फिर ऑलरेडी के साथ हैज़ आएगा, हैव आएगा ना. आप इन कन्फ्यूजन से दूर रहें. मैंने सिलेक्टिव से आपको बताया कि हैव किन के साथ आएगा, हैज़ किन के साथ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे के साथ आया हैव. ही, शी, इट और नाम के साथ आया हैज़. अगर आपने फ़ौरन ही के बाद ऑलरेडी लगा दिया, आप तो गए काम से. आप कहेंगे जी ये ऑलरेडी आ गया, मैं कहाँ क्या लगाऊँ. वैसे वहाँ पे भी आप लोग हैज़ को ही फॉलो कीजिएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इन सब कन्फ्यूजन से हट के आप लास्ट पे इसको लेके आएँ. ऑलरेडी को यहाँ पे ऑलरेडी हो, यस्टरडे हो, लास्ट डे हो, 2 o'clock हो, चाहे स्कूल का नाम ही क्यों ना हो, लास्ट पे ले आएँ. ऑलराइट. ही हैज़ गॉन ऑलरेडी. वो तो कब का जा चुका है. वो तो कब का चला गया है. वो तो पहले से ही जा चुका है. वही बात, ही हैज़ गॉन ऑलरेडी. हम 3 बार पहले से मैच जीते हैं. वी हैव वॉन थ्राइस. अब इधर तो हम 3 बार पहले लिखा. इधर हमने फॉरन सब्जेक्ट यानी वी के बाद 3 बार लिखा है. लेकिन इधर लास्ट में क्यों लाया? क्योंकि डे टाइम प्लेस हम लास्ट में लेके आते हैं एज एन ऑब्जेक्ट समझ के, परचून समझ के. वी हैव वॉन थ्राइस. हम 3 बार जीत चुके हैं. वी हैव वॉन द मैच थ्राइस. थ्राइस का मतलब होता है 3 बार. जैसे ट्वाइस होता है बार, वंस होता है 1 बार. तो थ्राइस क्या हुआ? 3 बार. वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द गेम थ्राइस. अब एक्सरसाइज है नंबर 1. अगर आप अभी टाइम है या आपका भी टाइम इसी वक्त में, आप ये इनके ट्रांसलेशन कर दीजिए. वो तो जा चुके हैं. मुझे लगता है वो आ चुके हैं. मुझे लगता है कि इंग्लिश है इट सीम्स टू मी. इट सीम्स टू मी.
अगर कहना हो ऐसा लगता है वो आ चुके हैं, तो फिर आप लोग मुझे हटा दें, फिर आप इट का इस्तेमाल करें। इट सीम्स, इट सीम्स। हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है, हमने अभी खाना नहीं खाया। वो आपको देख चुके हैं, उन्होंने अभी मैच नहीं देखा। नेगेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, हैव और हैज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई वोकैब की प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट्स में बताइए, और इन ट्रांसलेशन इन फ़िक्रात की ट्रांसलेट करने से मत घबराइएगा और लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं आपको रेक्टिफाई कर सकूँ। आगे जो है, अगर तो आपने सीखना है टेंस, तो आपको मुबारक हो, आपने टेंस सीख लिया है। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने क्या किया, सब्जेक्ट था, हैव और हैज़ का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करती। यानी मौजूदा ज़माने में हमने जो काम भी किया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? आई, वी, यू, दे, हमने हैव का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? ही, शी, इट नाम हैज़ का किया, और हैव और हैज़ के बाद सब थर्ड फॉर्म आती है। क्यों आती है? थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमें हैव और हैज़ लगाना पड़ता है। थर्ड फॉर्म मुकम्मल करने के लिए हैव और हैज़ का इस्तेमाल जो है, इसको बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए कि थर्ड फॉर्म लगाओ यहाँ पे। क्यों लगाओ जी? काम मुकम्मल हो चुका है। कब हुआ है? हैव और हैज़, यानी कि मौजूदा में। कब हुआ था? हैड, यानी पुराने ज़माने में। आप इन्हीं सेंटेंसेस को, अगर आप दूसरा टेंस सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वेरी सिंपल, हैव और हैज़ की जगह पे हैड का इस्तेमाल कर दें। क्या समझे? आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड। तर्जुमा क्या बनेगा? वो मुझसे बात कर चुकी है या थी? थी। मैंने आपको देख लिया था। हमने चाय पी ली थी, यानी हम चाय पी ही चुके थे। अब हैड किन के लिए आएगा? सब के लिए आएगा। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड। हैड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? ऑफ कोर्स जाहिर है थर्ड ही आएगी, क्योंकि हमने काम मुकम्मल कर लिया था, चुके थे। मुकम्मल तो हमने काम कर लिया था। चुके हैं, हैव ऐसा आएगा। चुके थे, हैड आएगा। तो आप इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब शॉर्ट सी बात में मैं आपको मुख्तसरन आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने दो टेंसेस भी मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें आपने हैव हैज़ का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया और हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेंटेंसेस चाहिए तो अपने जहन में सोचिए, जैसे उसकी मुझसे बात हो चुकी है, उसकी मुझसे बात हो चुकी थी, मैंने आपको देख लिया है, मैं आपको देख चुका था, वो आपसे कल मिले थे, मिल चुके थे, मैंने आपसे आज मिल लिया है, तुम गाड़ी चला चुके हो, तुम गाड़ी चला चुके थे, मैं खाना खा लिया चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था। वेरी सिंपल, है था, चुका है चुका था, लिया है लिया था। अब मज़ीद इस पर कुछ डिफ़ाइन करने का वक्त भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। फार्मूला क्या है सुनाइएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, आई, वो, यू, दे, हैव, ही, शी, इट, नाम, हैज़, और हैव और हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर क्या आएगा? डे, टाइम, प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड का इस्तेमाल। हैड के बाद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों आएगी? कम मुकम्मल होगी, तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या आना जरूरी है? हैव, हैज़, हैड। हैज़ कहाँ लगाएंगे? प्रेजेंट ज़माने में। हैड कहाँ लगाएंगे? गुजरे हुए ज़माने में। मौजूदा ज़माने की क्या निशानी है? चुका है, चुकी है, चुका हूँ। गुजरे हुए ज़माने की निशानी चुका था, चुकी थी, चुका है, चुका था। Alright, I hope you have got my point. Have you got me? Yes or no? Okay, let's proceed next. उसकी मुझसे बात हो गई है, He has talked to me. मैंने देख लिया है, I have seen. क्या देखा है? वो ऑब्जेक्ट होगा। मैंने मोबाइल देख लिया है, I have seen mobile. मैंने आपको देख लिया है, I have seen you. तो मोबाइल और आप क्या हुए? ऑब्जेक्ट। वो मुझसे कल मिल चुके थे, They had seen me yesterday. तुम तो गाड़ी चला चुके हो, You have driven the car. मैंने
खाना खा लिया था। I had eaten food. I had eaten food. तो आपको एक्सरसाइज दी जाती है नंबर 2 कि आप लोग ये जो वर्ब्स दी गई हैं इनसे आप एक एक सेंटेंस बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ड्राइव की ड्राइवन या ड्रीवन, मीट की मैट, सी की सीन, टॉक की टॉक्ड। लेकिन आप लोगों को हैव हैज हैड लगाना होगा। मौजूदा के लिए हैव हैज, गुजरे के लिए हैड। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। अगर आप लोगों ने ये 5 सेंटेंसेस 5 और 5 10 यानी 5 प्रेजेंट परफेक्ट के 5 पास्ट परफेक्ट के बना लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों ने ये टेंस मुकम्मल कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि 2 टेंसेस आपके मुकम्मल हो चुके हैं। अभी कल ही मैं इसी होमवर्क की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को एक फ़ाइल दूंगा, यूज़ ऑफ हैव हैज़ हैड, 3 टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से हम 3 टेंसेस करेंगे। आज की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं वो सेट नंबर 2 है हमारे लिए। सेट नंबर 2 में फर्स्ट फॉर्म है बीट यानी कि मारना, सेकंड फॉर्म बीट बैट बीटन, सेकंड वर्ब है बीट द ड्रम यानी ढोल पीटना, बीट बैट बीटन, बैंड खम देना मुड़ना, बैंड बैंट बैंड, कुतरना चॉप कीमा बनाना, चॉप चॉप चॉप्ड चॉप्ड। आपकी जब आवाज़ कट रही हो तो वो भी चॉपी सी होती है तो वो नाउन है, लेकिन ये चॉप चॉप्ड चॉप्ड चॉपिंग वर्ब है। खिलार तबाही मचाना, मेक द मैस, मेड मेड मेकिंग। ये 5 वर्ब्स हैं, याद कर लीजिए और लिख लीजिए। इनकी एक्सप्लेनेशन कल की वीडियो में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कल एक अलग एक लेक्चर दूंगा जिसमें हैव हैज़ हैड का इस्तेमाल होगा 3 टेंसेस में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारा सेकंड सेगमेंट है वो है लोगों की एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे, किस किस की एग्ज़ाम के लोग होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द नेचर ऑफ द पीपल, ट्रीचरस, गद्दार, टॉकटिव, बातूनी, एक्स्ट्रावेजेंट, खर्चीला, खर्चीली, ज़्यादा खर्च करने वाला, फजूल खर्च, शैतान का भाई, माइजर या फिर क्लोज फेस्टेड यानी कंजूस, सेले यानी बेवकूफ़, उल्लू। 2 किस्म की एग्ज़ाम है बालों के हिसाब से, ब्लॉन्ड ब्रूनेट। जो ब्लॉन्ड होती है ये बहुत ही नायाब और मैं कहता हूँ कि ब्रूनेट से ज़्यादा कशिश वाली पुरकशिश जो है वो ब्लॉन्ड होती है, जिसमें बालों की ज़्यादा काउंटिंग होती है। ब्लॉन्ड भूरे बालों वाली, ब्रूनेट काले बालों वाली। ब्लू आइट का तो आपको पता ही है। फिर आप ब्लॉन्ड की एग्ज़ाम सुन लीजिए, आइसी ब्लॉन्ड, गोल्डन ब्लॉन्ड। अब काले बालों को तो हम ज़्यादा रंग नहीं रंग सकते, लेकिन जो चुनाचे थोड़े से ब्लॉन्ड टाइप के बाल होते हैं या भूरे होते हैं या वाइट कलर के होते हैं, उनको आप कितनी शेड्स में ला सकते हैं हम आपको इसी लेक्चर में बताना चाहते हैं। आइसी ब्लॉन्ड, गोल्डन ब्लॉन्ड, सिमिलरली कॉपर ब्लॉन्ड, प्लैटिनियम ब्लॉन्ड, ऐश ब्लॉन्ड, रोज ब्लॉन्ड, रेनबो ब्लॉन्ड, यूनिकॉर्न ब्लॉन्ड। इसी तरह और भी एग्जाम है जैसे चेरी ब्लॉन्ड भी है। एडिक्टेड यानी कि आदी, किसी चीज़ का आदी हो जाना। जैसे आप लोग मोबाइल पे गेम्स के आदी हो जाते हैं, एडिक्टेड कहलाता है। सिमिलरली ग्रम्पी वर्ड है गुस्सीला, सड़ियल सा, गुस्से वाला। ये किरदार है एक फिल्म का जिसका नाम है 7 डॉग्स, और एक लड़की होती है स्नो वाइट नाम की होती शायद। तो उस फिल्म, वो एनिमेटेड फिल्म, और इसी तरह का यही आदमी था, ग्रम्पी भी था। तो उस ये गुस्से में ही रहता था और बहुत ही बड़ी फिल्म है, सर्च कर लीजिएगा 7 डॉग्स एंड स्नो वाइट, शायद इस तरह का था। बहरहाल ग्रम्पी, गुस्सीला, सड़ियल
ग्रैनी बुढ़िया, स्टबर्न जिद्दी, पोलाइट शाइस्ता, नरम गो नरमी से बोलने वाला। डेयर नडर बाहिम्मत, ब्रेव बहादुर। और जो डाउटी वर्ड है ये इन दोनों को मिला के आप कह सकते हैं बाहिम्मत और बहादुर, डाउटी। स्किनी पतला पितंग, और चौबी वर्ड है जो मोटा और ढीला सा होता है। सिमिलरली बोल्ड होता है, बोल्ड के दो साम है, एक होता है दलेर और एक होता है नुमाया। आपकी लिखाई जो है, अगर आप एक लिखाई लिखते हैं उसको डबल राइटिंग करते हैं, ओवर राइट करते हैं, तो वो बोल्ड में होती है, यानी कि क्या होती है, नुमाया होती है, ज़्यादा वो नज़र आ रही होती है, तो इसको कहते हैं बोल्ड। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हुए मैसेज टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो स्टार, फिर जो वर्ड जिसको मोटा करना है बोल्ड करना है वो लिखे, फिर स्टार पे इसको ख़त्म कर दें विदाउट एनी स्पेस, तो वो बोल्ड में हो जाएगा। सिले सीधा साधा बेवकूफ़। नटोरियस बदनाम ज़माना यानी बदनाम। स्कैंडलस भी यही वर्ड है जिसका मतलब होता है बदनाम। डफर और ड्यून्स, यू आर ड्यून्स तुम बुद्धू हो, यू आर डफर तुम बुद्धू हो, हाउ डफर यू आर कितने बुद्धू हो तुम। नटी ये पागल होता है, स्टूपिड अहमक। चीप और मीन दोनों घटिया अल्फाजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कमीनापन जिनमें होता है, जो जो कमीनगी में होते हैं उनको हम चीप भी कह सकते हैं और मीन भी कह सकते हैं, यानी घटिया सा, घट कदर वाला। हॉटी मगरूर, इग्नोरेंट जाहिल या फिर गाफिल। इग्नोरेंट के दो मतलब हैं, एक तो जाहिल है और एक गाफिल है, और गाफिल और जाहिल का भी एक ही मतलब है। आपको पता है ज़्यादा जाहिल वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। नॉलेज को इग्नोर करने वाला भी जाहिल कहलाता है और नॉलेज के ऊपर अमल ना करने वाला भी जाहिल कहलाता है। क्रूअल जालिम, ब्रूटल बहुत ही जालिम, तशद्दुद वाला जालिम। मेडिकुलस बारीक बीनी वाला, क्यूरस मुतजस्सिस, डाउटफुल शकी मिजाज। फू यानी कि दुश्मन, ये दोस्त का उल्ट होता है। इसी तरह इंसोलेंट का बदतमीज़ यानी एक तमीज़ करने वाला, एक तमीज़ ना रखने वाला। तमीज़ का मतलब होता है कि फ़र्क रखने वाला, कि मैंने बड़े से कैसे बात करनी, छोटे से कैसे बात करनी। लेकिन एक आदमी बड़े से भी हो कहे और छोटे को भी हो कहे तुम कौन हो, अब क्या करते हो, और बड़े को भी कहे तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तो वो समझ ले इंसोलेंट है। हैंडसम पुरकशिश, क्यूट प्यारा सोहना, बाल्ड गंजा, डर्टी गंदा। Now it's time to have a dialogue with Madam Arusa. She is with me right now. I'm going to contact with her through a line. She is going to have a performance of dialogue right now. Are you ready to listen this exciting dialogue in the end of this lecture? And this dialogue is very important for you. डायलॉग को परफॉर्म करने के लिए अरुसा मेरे साथ होंगी, जो हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद हैं। हम उनसे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, साथ में उर्दू ट्रांसलेशन भी है और इंग्लिश भी है उसके बाद। और ये डायलॉग किस चीज़ के बारे में है, ये है आस्किंग फॉर लोकेशन एंड डायरेक्शन। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरुसा मैम, हाउ आर यू एंड आर यू रेडी फॉर द डायलॉग? वालेकुम अस्सलाम, यस आई एम रेडी फॉर द डायलॉग। ओके, जो ई वाला है वो मैं पढ़ूंगा और ए वाला आप पढ़ेंगे। ओके सो यस टेक। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, माफ़ करना तकल्लुफ़ देने पर माजरत खा हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? Could you tell me how can I get to the train station? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेन स्टेशन कहाँ है? यस श्योर, इट्स दैट वे। जी हाँ, वो उस रास्ते पर ही है। Well, which way? किस रास्ते पर? यू जस्ट कीप वॉकिंग स्ट्रेट अहेड, सीधे चलते जाएं। Okay, and एंड देन टेक लेफ्ट, फिर बाईं तरफ मुड़ना। एंड देन टेक राइट, फिर दाईं तरफ। and And then pass the bank at the corner.
अगले कॉर्नर पर एक बैंक आएगा, उसको गुजार देना। Okay. और फिर Then cross the road too. सड़क को भी पार कर देना। and And then you'll see the school in front of a barber shop. आपको हजाम की दुकान के सामने स्कूल नजर आएगा। okay, barber shop. Well, at the barber shop. Okay, I see. And after that, And after that, at the back side of the school, there is train station. स्कूल के पीछे जाने train station होगा। oh, thanks. I thought I'd missed the thing. Thanks. If I was able to help, शुक्र है अगर मैं मदद करने के काबिल रही। Okay, thanks. You were really helpful. Well, guys, अब कुछ डायरेक्शन है, डायरेक्ट कैसे करना है टर्न लेफ्ट एंड राइट के तौर पे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ऊपर वाला एंड देन टेक लेफ्ट, टेक राइट, एट द कॉर्नर क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल, टर्न लेफ्ट, बाएं जानब मुड़ जाओ। Take left, बाएं तरफ मुड़ जाओ। लुक बिहाइंड, पीछे देखो। Move back, वापस आओ। गो स्ट्रेट ऑन यानी सीधे चलते रहना। ये दो सेंटेंसेस इसलिए सिंगल करके किया है क्योंकि इसको कनेक्ट करना है। गो स्ट्रेट ऑन टिल यानी कहाँ से कहाँ तक सीधे चलते रहो, आगे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वहाँ पे इधर मुड़ना है। तो उसको किस तरह आपने कंप्लीट करना है, ऊपर वाला मैं बोलता हूँ, गो स्ट्रेट ऑन Here you see the hospital, then turn left. यानी सीधे चलते रहना यहाँ तक कि आपको Hospital, नज़र आ जाए। तो बाएं तरफ मुड़ जाना। गो स्ट्रेट ऑन टिल यू सी द हॉस्पिटल, टर्न लेफ्ट। किस तरह बोलेंगे? Go straight on till you see the hospital, then turn left. Okay, perfect. Turn left. When you see a roundabout, just out of a roundabout नजर आए। तो क्या हो जाओ, बाएं मुड़ जाओ। Turn left when you see a roundabout. When you see a roundabout, then okay, then left. At the end of the road, Turn right यानी दाएं तरफ मुड़ जाओ। at the end of the road, रोड के आखिर पर। Turn right at the end of the road यानी दाएं तरफ मुड़ जाना जहाँ पे रोड का आखिर आए। Turn right At the end of the road, at the end of the road. Good. Cross the junction. and keep going about 1 mile. Okay. See the exit at the road. Okay, that's perfect. Cross the junction and keep going for about 1 mile. The hospital is opposite the railway station. यानी hospital railway station के मुकाबिल है, सामने है। The shop is near the hospital. दुकान उस hospital के करीब है। The house is next to the local cricket ground. वहाँ के ground के बाद क्या आएगा, घर आएगा। Next to किसी चीज़ के सामने उसके बाद आना। Similarly, the shop is between the chemist and KFC. दुकान उस KFC और chemist के दरमियान है। At the end of the road, you will see a roundabout. यानी रोड के आखिर में आपको एक roundabout नजर आएगा। मैडम रोसा भी इसको प्रोनाउंस करेंगी। At the end of the road, you will see a roundabout. At the end of the road, you'll see a roundabout. Okay, इस टाइम मैं ऐसे करूँगा, इसको एक दफ़ा प्रोनाउंस कर देता हूँ, फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। यानी एक लाइन मैं बोलूँगा, एक आप बोलिएगा, लेकिन पहले मैं डबल लाइन बोलता हूँ। ऑलराइट? Excuse me, how can I find the train station? Well, look at that roundabout. Yes, I can see that. And then you should take left from the roundabout. Okay, from that roundabout? Okay. And then keep going straight till the bank at the corner. Okay, what's the name of the bank? It's PCB near the corner. PCB. Okay, is there any cab available? I don't think so, you need. Why? Because the train station is after the bank.
वेल गाइस, अब मैं सिर्फ ई वाली पढ़ूंगा और ए वाले आप पढ़ेंगे. ऑलरेडी? एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई फाइंड द ट्रेन स्टेशन? Yes, I can see that. From that roundabout? Okay. What is the name of the bank? Okay, PCB at the corner. Well, is there any cab available? No, इसको I don't think नहीं कहना, इसको कहना I don't think so. दोबारा बोलिएगा, I don't think so you need. Good. Why? After the bank. Okay, that's all for now. Thanks for being with you. Do not forget to like, subscribe, and share, and comment what you want so that we could approve what you want. This was the part 2nd of Mia Channo serial in spoken English. Speak English in 45 days. Bye bye.